नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। आपके साथ मैं रोहित विक्रम सिंह। बीजेपी के स्टार प्रचारक इन दिनों प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। वहीं नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज के पक्ष में जनसभा का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित किया। साथ ही सीएम ने जनता से बांसुरी स्वराज के पक्ष में वोट की अपील की। जनसभा के दौरान भारी संख्या में पहुंचे लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। भाइयों बहनों, बहुत विस्तार से बहन बांसुरी जी ने बहुत सारी बातें आपके सामने रख दी। पूरा दृश्य रख दिया, देश के अंदर क्या हो रहा है, दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है, भारत को कहां जाना है और किस लक्ष्य को लेकर आज मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में भारत दुनिया का सिरमौर भारत बनने की ओर आगे बढ़ा है। भारत का डंका पूरी दुनिया के अंदर बजा है। हर भारतवासी का, चाहे वो देश में रहता हो या विदेशों में रहता हो, उसका गौरव से सीना चौड़ा हुआ है कि मैं भारत का रहने वाला हूं। भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 सालों के कालखंड में हुआ है। बड़े बड़े ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, एक के बाद एक निर्णय लिए गए, चाहे वो सनातन संस्कृति का उत्थान हो या देश के अंदर कश्मीर में धारा 370 समाप्त करनी हो। देखिए, हम सब बचपन से एक चीज पढ़ते आए कि एक देश के अंदर एक विधान होना चाहिए, एक प्रधान होना चाहिए और एक निशान होना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये नहीं होता था। जम्मू कश्मीर में 2 प्रकार के विधान होते थे। भारत का संविधान कुछ कहता था, जम्मू कश्मीर का संविधान कुछ कहता था। वहां एक प्रधान अलग होता था। यहां के प्रधानमंत्री को वो लोग अपना प्रधानमंत्री नहीं मानते थे। जैसे हम सब तिरंगे को अपना राष्ट्रीय ध्वज मानते हैं, वो नहीं मानते थे। भाइयों बहनों, देश के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से एक देश के अंदर एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का संकल्प लिया गया था। इसको पूरा करने का काम पूरी तरह से जम्मू और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम भी भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, आज भारत आज आंतरिक रूप से मजबूत हुआ है। भारत आज सीमाओं की दृष्टि से भी सशक्त हुआ है। पहला का समय था, इसी दिल्ली में मैं जब छोटा था तो दीपावली आती थी, होली आती थी, दशहरा आता था, कोई त्योहार आता था तो लोग कहते थे रेलवे स्टेशन पर मत जाना, बस स्टेशन पर मत जाना, हवाई अड्डे से दूर रहना, कोई मेला लगा है वहां मत जाना, कोई बम विस्फोट हो जाएगा, कोई आतंकवादी घटना हो जाएगी, कोई अलगाववादी घटना हो जाएगी, कहीं दंगा हो जाएगा। कहते थे ना? नहीं कहते थे कि नहीं कहते थे? जोर से बोलिए जरा। भाइयों बहनों, इन सब चीजों से छुटकारा दिलाने का काम, आतंकवाद से, अलगाववाद से, नक्सलवाद से, जिहाद से और इन दंगों से मुक्ति दिलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक देश के अंदर संपन्न हुआ है। इतना ही नहीं, देश की सीमाओं पर हमें बार बार आज भी कांग्रेस के लोग डर दिखाया करते हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान परमाणु बम लेकर एक कोने में दुबका हुआ है, एक कोने में दुबका हुआ है। और कांग्रेस के नेता आज भी पाकिस्तान की दुहाई देते हैं, पाकिस्तान की बड़ाई करते हैं, पाकिस्तान की प्रशंसा में उनके मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं जैसे वो भारत के नहीं हैं बल्कि पाकिस्तान के हैं। भाइयों बहनों, एक समय था आतंकवादी घटनाएं होती थी, अलगाववादी घटनाएं होती थी, देश की सीमा पार से हमारे सैनिकों पर हमला होता था, देश पर हमला होता था, लेकिन हमारे सैनिक उन पर कार्रवाई नहीं कर पाते थे, गोली का जवाब भी नहीं दे पाते थे। लेकिन आपने देखा होगा, पुलवामा में अटैक होता है, पुलवामा में आतंकवादी घटना होती है, उसके उत्तर में सीमा के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक भारत की सेना मोदी जी के नेतृत्व में करती है। भाइयों बहनों, अभी डोकलाम की घटना हो या तवांग की घटना हो, अगर कोई भी घटना होती है तो भारत की सेना दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करती है, गोली का जवाब गोलों से देने का काम करती है। यह नया भारत है भाइयों बहनों, हर क्षेत्र में आज आगे बढ़ रहा है।
आज हम टेक्नोलॉजी की बात करें, आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, या हम विकास के मामले की बात करें, आज नई नई चीजें भारत के अंदर हो रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस बन रही है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, नए हवाई अड्डे बन रहे हैं, नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, वंदे भारत जैसी ट्रेनें चल रही हैं, और नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, नए एम्स बन रहे हैं, आईआईटी बन रहे हैं, आईआईएम बन रहे हैं। 300 से 90 से भी ज्यादा विश्वविद्यालय इन 10 सालों में बन गए भाइयों बहनों, और इतने हवाई अड्डे बने हैं इन 10 सालों में जितने हवाई अड्डे 70 सालों में नहीं बने थे, उससे ज्यादा हवाई अड्डे इन 10 सालों में बने हैं। इस प्रकार से मोदी जी ने देश को एक नई दिशा देने का काम किया है। खानपुर विधानसभा के शेखपुरी गांव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कृष्णपाल मुखिया ने कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने शिरकत की। इस मौके पर हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और पीएम मोदी की चालबाजी इस चुनाव में काम नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी 200 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी। वहीं जीत का दावा करते हुए हरीश रावत ने कहा कि देश भर में कांग्रेस की आंधी चल रही है, इस बार कांग्रेस की सरकार बनना तय है। दिल की बात यह है, परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन आएगा। अब देश में वास्तविक परिवर्तन, जनता की इच्छा का परिवर्तन लाने का दायित्व श्री राहुल गांधी जी के ऊपर और इंडिया ब्लॉक के नेताओं को। सर, और क्या योजनाएं हैं चुनाव के बाद? चुनाव के बाद हम महंगाई को नियंत्रण में लाएंगे, रोजगार सृजन करेंगे, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करेंगे, जो कुविकास है उसको सुविकास में बदलेंगे और एक जनता की सरकार देने का काम करेंगे। अपनी बात सुनाने वाली नहीं, बल्कि जनता की बात सुनने वाली सरकार देंगे। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्यालय में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी समेत कई अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने निर्देश जारी किए हैं। अध्यक्ष ने कहा कि क्षेत्रीय अधिकारी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने स्तर से राज्य में संचालित सभी सीबीएसई स्कूल में अनिवार्य रूप से पीटीए, पॉक्सो समिति, एंटी बुलिंग समिति, एंटी ड्रग्स समिति का गठन सुनिश्चित करें कि निजी कोचिंग संस्थानों को बढ़ावा न दिया जाए। डॉक्टर गीता खन्ना ने बताया कि आयोग की तरफ से दिए गए निर्देशों का अनुपालन करते हुए सभी निजी कोचिंग संस्थानों की किताबों को विद्यालय से हटा दिया है। देखिए, ये केंद्रीय विद्यालय के और सीबीएसई के जितने भी डायरेक्टर्स हैं और उच्च अधिकारी हैं, उनके साथ हमने बैठक करके, क्योंकि ये शुरुआत कुछ तो शिकायतों से और कुछ केंद्रीय विद्यालय में हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट की किताबें मिली। तो पहला तो ये था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को हम कितना लेजिटिमाइज़ कर रहे हैं और उसकी महिमा मंडल कितना कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय हमारे बेस्ट टीचर्स, बेस्ट पेड टीचर्स हैं, और हम अगर वहाँ पे कोचिंग की किताबें चला रहे हैं तो हम ये मान रहे हैं कि हमारे बस का नहीं है, कोचिंग वाले ही बच्चे को समझदार बनाएंगे। तो एक तो हमारा इस पे हमने आपत्ति करी और उन्होंने ये कोचिंग की सभी किताबों को स्कूल से हटाने का निर्देश दिया, जो कि उन्होंने मान लिया है। इसके साथ साथ मैं जहाँ भी जा रही हूँ सीबीएसई के स्कूल्स में, कहीं पर भी शिकायत पेटी नहीं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों सेंट मेरीज़ में अगर हमने शिकायत पेटी खोलने के लिए बोला तो उन्होंने कहा कि साहब चाबी नहीं है। जब पलट के कंप्लेंट्स हमने निकाल ही ली तो उसमें 5-5 साल पुरानी कंप्लेंट्स जो थी वो अनएड्रेस्ड पड़ी हुई थी। तो बच्चे बेचारे कहाँ जाएंगे अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए? पीटीए का रजिस्टर जहाँ भी मांगते हैं वहाँ नहीं मिलता है, और अगर पीटीए का रजिस्टर नहीं है तो ट्रांसपेरेंसी, फीस को लेके, किताबों को लेके जितनी भी परेशानियाँ हैं वो सब पीटीए के ना होने से आती है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट को ऋषिकेश में शिफ्ट करने के फैसले पर हरिद्वार के अधिवक्ता खुश हैं। अधिवक्ताओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है। मामले पर अधिवक्ताओं ने हस्ताक्षर अभियान भी शुरू कर दिया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि सही मायने में ऋषिकेश में उत्तराखंड हाईकोर्ट का भवन शिफ्ट हो जाने से लोगों को सुलभ और सस्ता न्याय मिलेगा, क्योंकि 70% से ज़्यादा वाद मैदानी क्षेत्र के हैं और तकरीबन 30% पहाड़ी क्षेत्र के हैं। लिहाजा चीफ जस्टिस की सोच सबके हित में है। हमारे संविधान का एक सिद्धांत है, सस्ता और सुलभ न्याय। सस्ता और सुलभ न्याय तभी मिलेगा जब
अदालतें नज़दीक होंगी और लिटिगेंट की अदालतों तक पहुँच होंगी। ऋषिकेश में जो माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदया के द्वारा शिफ्टिंग का मुद्दा दिया गया है, उनके द्वारा कहा गया था कि ऋषिकेश की जो IDPL की भूमि है वो हाई कोर्ट के लिए सर्व तरह प्रयुक्त है, उसमें न तो कोई पेड़ है और न ही कुछ वो है। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ अगर गढ़वाल मंडल का क्षेत्र देखते हुए और यहाँ का 80% काम देखते हुए हाई कोर्ट शिफ्ट किया जाता है तो यहाँ के जन भावना के अनुरूप और अधिवक्ताओं की आवश्यकता को देखते हुए मैं इस प्रस्ताव को उचित मानता हूँ और हाई कोर्ट हमारा जो है ऋषिकेश में ही होना चाहिए। वैसे तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो ये ऋषिकेश में बेंच की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है, बहुत ही सुंदर प्रस्ताव है। इससे आम जन को सरल, सुलभ और सस्ता न्याय तो प्राप्त होगा ही, और आने जाने में जो असुविधा होती है, ठहरने में जो असुविधा होती है और जितना खर्च होता है उससे भी इससे मुक्ति मिलेगी। और इसके समर्थन में हम एक हस्ताक्षर अभियान भी चला रहे हैं और उसको बहुत जल्दी हम इसको परिपूर्ण करने में जा रहे हैं सर। वैसे तो जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है वो उत्तराखंड के एक पूर्वी कोने पर बना है, जहाँ उसका कोई विधिक औचित्य नहीं बैठता, क्योंकि अधिकतर कार्य देहरादून और हरिद्वार जिले का ही पूरे उत्तराखंड में वादकारी हैं जितने भी हैं। तो इस लिहाज से ये जहाँ ऋषिकेश में भूमि चिन्हित करने का प्रस्ताव गया है वो सबसे उचित रहेगा और सभी अधिवक्ता इससे सहमत, और मैं तो खुद है ही हूँ। चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। लोग बड़ी संख्या में यात्रा के लिए उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। वहीं बात करें केदारनाथ की तो सबसे ज़्यादा श्रद्धालु केदारनाथ में देखने को मिल रहे हैं। हॉर्नबिल टीवी की टीम ने हर साल चारधाम की व्यवस्थाओं का कवरेज करते आई है। वहीं इस बार भी हॉर्नबिल टीवी की टीम ने केदारनाथ पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और श्रद्धालुओं से खास बातचीत की। केदारनाथ मंदिर प्रांगण में हॉर्नबिल टीवी की टीमें पहुंची हुई हैं और आज आपको दर्शन कराने वाले हैं केदारनाथ धाम में। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि ये टेंपल है केदारनाथ जी का और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, यात्री पहुंचते हैं और दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी भी लाखों श्रद्धालु ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है और लाखों श्रद्धालु पहुंच गए हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं जो कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बेहतर व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए BKTC भी लगी हुई है, उत्तराखंड सरकार भी लगी है और साथ ही कह सकते हैं कि जो यहाँ की केदार समिति है वो भी काम कर रही है। स्थानीय लोग भी लोगों को काफी सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन भी लगातार मुस्तैदी से काम करते हुए नजर आ रहा है और श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के लिए यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए आप कहाँ से आए हैं मैडम? दमोह से आए हैं सर। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा है। कब आप पहुँचे थे? कब आप पहुँचे थे यहाँ पर? 2 बजे आ गए थे, 2-2:30 बजे। अच्छा, यानी कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है दर्शन के लिए। कहाँ से आए आप लोग? महाराष्ट्र से आए हैं। जी। अकोला। अच्छा, कैसा चल रही है यात्रा? यात्रा अच्छी चल रही है लेकिन व्यवस्थाएं थोड़ी सी कम है जरा। अच्छा, जी बिल्कुल। बढ़ानी चाहिए, थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए, व्यवस्थाएं थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए। आप कहाँ से आए हैं आप? यूपी से। हाँ। कैसा लग रहा है यात्रा? अच्छा लग रहा है। उत्तराखंड सरकार ने काम कर रखा है पूरा? हाँ, दिख रहा है? हाँ। अच्छा। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ के। एकदम पावन धरती है यहाँ पे, भक्त में मन हो गया मेरा। बहुत अच्छा है, मतलब बहुत। कब से लाइन में लगे हुए? हम लगे आपके 1 घंटा हुआ है, मतलब 1 घंटा भी नहीं कहूँगा, अप्रोक्स आधा घंटा हुआ है मेरे को। मतलब इतना हमारा अच्छी व्यवस्था अच्छी है यहाँ पर, कोई ऐसी कमी नहीं है, सारी अच्छी व्यवस्था है। क्या कहेंगे आप भी चारधाम यात्रा के दर्शन में? आप केदारनाथ दर्शन करने के लिए आए हैं। भोले बाबा से कृपा करते हैं कि सबको अच्छी सी सद्भावना दें, समाज कल्याण करें, समाज को देखते रहें और समाज के अच्छे विचार सब व्यक्त रखें और अच्छे प्रधानमंत्री भारत के युवा पीढ़ी को बढ़ाते रहे हैं। और जैसे कि इस समाज कल्याण के लिए जो अच्छे लोग हैं, समाज कल्याण के लिए अच्छे कर्म करते रहिए। ठीक है, बिल्कुल। तो और भी यात्री हैं, लोगों से बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आई हैं मैडम? हम महाराष्ट्र से। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, परिवार के साथ आए हैं? परिवार 12 जने हैं हम, छोटा बच्चा भी है 4 साल का। अच्छा, यात्रा कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, मजा आ रहा है? हाँ। और गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, सब
और अब दिक्कत जा रही थोड़ी। अच्छा, यानी कि तीसरे धाम आपका केदारनाथ ये है। तीसरे धाम का है हमारा। हाँ, भाई कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं विक्रांत दिल्ली से आया हूँ। जी। हमारा केदारनाथ धाम पहला धाम है, वो यात्रा है हमारी। केदारनाथ बाबा ने हमें अपने दर्शन दिए, जी। इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत अच्छा सफर रहा यहाँ तक का, बहुत अच्छा मन लगा। हम राजस्थान से आए, हमको बहुत अच्छा लग रहा है केदारनाथ आके। अच्छा, व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? खुश हैं? हाँ, व्यवस्था ठीक ही है, ज्यादा तब यार चढ़ाई भी तो है, हो रही है व्यवस्था, हो जाएगी वैसे, सरकार आने वाली तो हो जाएगी व्यवस्था वैसे। अच्छा, क्या कहेंगे भाई जी? राजस्थान चित्तौड़गढ़ से आया हूँ, व्यवस्था एक नंबर है। एक नंबर है। अच्छा, क्या क्या कहेंगे भाई जी आप? हम ये कहना चाहेंगे, हम प्रतापगढ़ से आए हैं और बहुत दूर से आए हैं, पर व्यवस्था थोड़ा यहाँ उतना अच्छा नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि हमारे यूपी में जब बाबा आए तो उन्होंने इतना मतलब मंदिर पर्यटकों का इतना सुधार किया है, उस हिसाब से इसको तो और होना चाहिए, तो ग्रेटेस्ट में आता है, उतना अच्छा नहीं है। और भी यात्री है भाई, कहाँ से आ रहे हो आप लोग? कर्नाटक। अच्छा, कैसा लग रहा है मंदिर परिसर में? हिंदी नहीं आता। हिंदी नहीं आती है आपको? चलिए कोई बात नहीं। और आप कहाँ से आ रहे हैं? लखनऊ से। अच्छा, कैसा लग रहा है भाई साहब? काफी अच्छा, यहाँ पे आके केदारनाथ का दर्शन करके भगवान के काफी अच्छा लगा यहाँ पे। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जी। आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग इंदौर एमपी से आए हैं। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी को आपके माध्यम से कि मोदी जी हिंदुत्व की बात करते हैं तो थोड़ा विकास अपने हाजी की पौड़ी और यहाँ पे भी करें। मेरे जो बाप दादा आते थे वैसे ही आज भी देखा हूँ, कोई विकास नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। मोदी जी को हम समझते हैं कि मोदी जी भी अच्छा काम करते हैं, तो यहाँ करना चाहिए। आपका? बस हम तो केदारनाथ के दरबार में यही बोलेंगे कि भगवान की कृपा हुई हमारे ऊपर, जो हम यहाँ आए हैं, ऐसी कृपा सब पे बनाए रखें। बताइए। हम यूपी से आए हैं, घोड़ा वालों की बहुत मनमानी चल रही है यहाँ पे ज्यादा, पूरे रास्ते बदतमीजी करते हैं, पूरे रास्ते सबको घेर रहे हैं, सबको मार रहे हैं, किसी को नहीं लगा घोड़े वाले बहुत बदतमीजी करते हैं। इसलिए कुछ चाहते हैं, माहौल सही होना चाहिए यहाँ पर। बिल्कुल जी। आप गुजरात से आए हैं और 3 धाम का दर्शन हो गया। मोदी जी के शहर से आए हैं। मोदी जी के शहर से मजा आ गई। गंगोत्री गए, यमुनोत्री गए, केदार आए, बहुत मजा आई। जो मोदी जी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बहुत मजा आई। गुजरात से आए हैं, यूपी ब्रोड, बड़ा मजा आ रहा है, एकदम इंजॉय, मजा, दिल खुश एकदम। गुजरात से आए सर। यात्रा कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया शंकर भगवान की बता दिए। भगवान की कृपा से हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। शंकर भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रहे, हमारी भगवान से यही कामना है। हम मध्य प्रदेश उज्जैन से आए हैं, श्याम पंडित कचहरिया, बहुत यात्रा में आनंद आए हैं। महाकाल बाबा की नगरी से आए हैं, भगवान की मनोकामना पूर्ण कर सभी यात्री, और प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है। कैसी यात्रा चल रही है? बहुत अच्छी, बाबा की कृपा है, बहुत अच्छी यात्रा चल रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अमित सर अच्छा जी, बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी है। महाराष्ट्र से आया, हम किसान हैं, धन्यवाद देंगे योगी जी को और मोदी जी को। यहाँ पर तमाम व्यवस्था भी है और लोग दूर दराज से आए हैं, जैसे कि हम आपको दिखा रहे थे, अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और चारधाम यात्रा में अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं लोग। अपनी यात्रा में सुखद अनुभव भी कर रहे हैं, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो बाबा के दर्शन कर सकें। हॉर्नबिल टीवी के लिए विशाल गर्ग, केदारनाथ मंदिर परिसर में हॉर्नबिल टीवी की टीम मौजूद है और यहाँ पर अपने दर्शकों को दर्शन करा रही है केदारनाथ मंदिर के, टेंपल के। और सबसे अहम जो बात आपको बताने जा रहे हैं वो यही कि 2013 में जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो यहाँ पर एक शिला आकर के रुक गई थी, जिसको भीम शिला के नाम से जाना जाता है। और ये वही शिला है जिसने मंदिर को कवर कर लिया था, यानी कि जब ऊपर से पानी आया था तो इसने पानी के वेग को दोनों तरफ से बांट दिया था और ऐसे में मंदिर जो परिसर है या फिर कह सकते हैं कि जो मंदिर है वो पूरी तरह से सुरक्षित हो गया था और कई 100 लोग मंदिर के अंदर मौजूद थे जिन्होंने अपनी जान भी बचाई थी। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये भीम शिला वही शिला है जिसने 2013 की जो आपदा आई थी उससे मंदिर को बचाया था। और आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इसका जीर्णोद्धार में लगी है और कह सकते हैं कि मंदिर को खूबसूरत बनाने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है केदारनाथ और उस तरह से यहाँ पर तमाम कार्य भी हो रहे हैं। लगातार बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, केदारनाथ मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, फिर भीमशिला पर दर्शन कर रहे हैं और अभी भी लाखों श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं
और जो लाखों श्रद्धालु हैं वो अभी लाइन में लगे हुए हैं, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि वो केदारनाथ में आकर के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। इसके लिए तमाम तैयारियां भी यहाँ पर देखी जा रही है, चाहे बीकेटीसी हो, चाहे केदार समिति हो या फिर उत्तराखंड प्रशासन हो। लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है कि व्यवस्थाएं चाक-चौबंद की जा रही है, मंदिर को संवारने का काम लगातार जारी है और पूरी तरह से यहाँ पर कार्य लगातार जारी है। हॉर्नबिल टीवी के लिए विशाल गर्ग। बढ़ेंगे आगे। देहरादून में गर्मी के मौसम ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसी कड़ी में देहरादून में शुक्रवार को 6 साल बाद सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले साल 2018 में 26 मई को तापमान 40.7 डिग्री रहा था। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने उत्तराखंड के मैदानी हिस्सों में गर्म हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने देहरादून में आज तापमान 41 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के निदेशक ने बताया कि देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर के साथ ही पौड़ी, नैनीताल और चंपावत के मैदानी हिस्सों में गर्म हवाएं चलेंगी, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। क्राइटेरिया की बात करें तो वो भी सेटिस्फाई हो रहा है कुछ जगहों में। विशेषकर देखें जो है देहरादून डिस्ट्रिक्ट है जिसके प्लेन्स वाले एरियाज हैं, और इसी तरह जो है जो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है या उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है उनमें टेम्परेचर इस तरह हैं, और ये आइसोलेटेड जो है हीट वेव कंडीशन वो आज देखने को मिली है। और ये जो स्थिति है 3 से 4 दिन करीब ऐसी रहने वाली है। करीब 20 तारीख तक आप लेकर चलें, जो तापमान है उसमें कोई कमी नहीं होगी, बल्कि 1-8 डिग्री और भी उसमें बढ़ोतरी होगी। तो कहीं ना कहीं 3 से 4 दिन मैं कहूँगा कि जो हीट वेव कंडीशन विशेषकर जो मैदानी क्षेत्र है उसमें हमारी वो रहने वाली है। इक्का दुक्का जगहों में हिल्स में भी संभावना है। तो हिल्स में हालांकि टेम्परेचर उतने नहीं रहते हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में जो देख रहे हैं कि जो है 40 से 42 के बीच जो है टेम्परेचर वो अभी 3-4 दिन वो रहने वाले हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।